हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 4 करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मतलब बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका बेस क्लियर कर देती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे रेलवेज में सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहता है, एसएससी में एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन रहता है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और ये हिंदी में ज़रूर है, लेकिन मैं बाइलिंगुअल बताऊंगी, इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। डाल्टन ने ये बात कह दी, जो उन्होंने थ्योरी दी उसमें ये बात कह दी कि जो एटम होता है वो अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब उसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम लीस्ट डिविजिबल यूनिट है, इसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये थ्योरी हो जाती है गलत। गलत कैसे हो जाती है? जब आगे एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो देखा गया कि एटम के अंदर भी कई सारे कण होते हैं, सब एटमिक पार्टिकल होते हैं। एटम किन से मिलके बना है? सब एटमिक पार्टिकल से मिलके बना है, जो जिनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब इनकी बात करेंगे। तो ये जो थ्योरी, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो किस पे बेस्ड थे? स्टैटिक इलेक्ट्रिक बेस्ड, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक कंडक्शन बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनके द्वारा ये चीज़ पता चलती है। तो होता क्या है, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों हैं क्या? तो ये सब एटमिक पार्टिकल हैं। सब एटमिक का मतलब होता है एटम के अंदर जो होते हैं, एटम का जो पार्ट है, ठीक है, जिसको अवपरमाणुक कण बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में। तो सब एटमिक पार्टिकल अगर पूछे जाए कितने हैं तो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की तो खोज होगी, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से भी पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए रेडिएशन की खोज की, ठीक है। किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी? 1886 में की थी। और इसका नाम क्या था? इसका क्या नाम रखा गया? कैनाल रे। अब यहीं पे ही एक पॉइंट आपको और याद रखना है। कैनाल रे को दूसरे किस नाम से जानते हैं? एनोड रे के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। कैनाल रे या एनोड रे, ये कैसी रेज होती हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। ये कैसी रेज होती हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। ये पॉइंट याद रखना है। गोल्डस्टीन ने खोज की थी कैनाल रे की, 1886 में की थी। ये किरणें जो होती हैं, ये रेडिएशन जो होती हैं, ये धनावेशी यानी कि पॉजिटिवली रेडिएशंस होती थी, जिनके द्वारा यही बेस रहा था प्रोटॉन की खोज के लिए, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय कुछ लोग गोल्डस्टीन को देते हैं, क्योंकि गोल्डस्टीन ने अल्टीमेटली सबसे पहले ये कैनाल रे खोजा, और जिससे फिर आगे जाकर के प्रोटॉन की खोज होगी। लेकिन कुछ लोग रदरफोर्ड को मानते हैं। तो हम अभी ये मान के चलेंगे, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, कि ये गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की? कैनाल रे की खोज की, ठीक है। अब आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज वही 19वीं शताब्दी में, अभी मैं एग्जैक्टली बता दूंगी या फिर आप याद ही कर लीजिए। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने कर दी थी, ठीक है। 1897 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे टॉमसन ने की है। अब जब इन दोनों की खोज हो जाती है तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरा है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर जो चार्ज होते हैं, आवेश जो होता है वो बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पे, लेकिन बस ये आगे जो माइनस लगा है ना, ये हट जाता है। तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, लेकिन अपोजिटिवली होता है। मतलब एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव होगा। यहाँ वाला निगेटिव ही रहता है दोनों का, जो 10⁻⁻19 है दोनों का ही निगेटिव रहता है, ठीक है। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट होता है कि यहाँ पे इनका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन की, इनका मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं अभी मेंशन कर दे रही हूँ कि कितना, एडिट करके मैं मेंशन कर दूंगी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, या फिर मैं अभी बता देती हूँ। फिर इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1
इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻³ kg ये इलेक्ट्रॉन का होता है, जबकि प्रोटॉन का कितना होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज जो प्रोटॉन का मास है केजी में, मास मतलब मास केजी में होता है ना, तो 1.673 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है, ये प्रोटॉन का होता है। न्यूट्रॉन का भी बता देती हूँ उसी वक्त। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। देखिए थोड़ा सा फ़र्क है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एकदम थोड़ा सा फ़र्क है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, तो न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसके अलावा अभी जो मैंने बताया वो केजी में बताया, लेकिन देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा हुआ है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई, तो ये जो इकाई दे रखा है ना, इसका मतलब है AMU, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर एटॉमिक मास यूनिट में प्रोटॉन का मास पूछा जाए तो कितना होता है, 1 होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास पूछा जाए वो नगण्य मतलब नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर, 0 मान सकते हो, इतना उसका मास होता है AMU में। लेकिन केजी में पूछा जाए, जो कि मैंने बताया, उतना होता है, ठीक है। और चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज कितना अप्रॉक्स में ले सकते हैं, 1 प्लस पॉजिटिव का, इसके पास -1, ठीक है। तो जो कि चार्ज मैंने अभी बताया था 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम ऐसे बताया था ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1 ले लेंगे और इसका माइनस का 1 ले लेंगे। क्या चीज़ें हैं मैं एक बार फिर भी यहाँ पे एडिट करके लिख दूंगी, कंपेयर कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे सेम चार्ज है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, प्लस का 1 है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना है, माइनस का 1 है, ठीक है। और इनकी संख्या भी सेम रहती है, तभी मतलब ओवरऑल ये न्यूट्रल कर देते हैं, किसी भी एटम को ये न्यूट्रल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कुछ क्वेश्चन कि यदि किसी परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा, इसका मतलब क्या कोई चार्ज होगा या नहीं। तो क्योंकि एक है, इसका मतलब ये न्यूट्रल कर देगा, तो कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्या कोई भी चार्ज होगा या नहीं होगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसी वजह से कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। कैनाल रेस क्या होती हैं, तो कैनाल रेस की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी, 1886 में की थी, जब इन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब पे वो बमबार्डिंग की थी, तो उसके बाद इसकी खोज की गई थी, ठीक है। अब आ जाता है कि परमाणु की संरचना के बारे में। ये कैनाल रेस कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसके बारे में, थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने क्या बताया था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, कब की है, 1897 में की है। तो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने जो एटम का कंपैरिजन किया कि जो एक एटम होता है, परमाणु होता है, वो उसकी तुलना इन्होंने क्रिसमस के केक से की। जैसे क्रिसमस का केक होता है ना गोल गोल, वैसे इन्होंने की। क्रिसमस के केक को इंग्लिश में अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो पुडिंग टाइप में, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ऐसे धसे हुए से होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जो भी धसा हुआ पार्ट है जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स को ऐसे लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, जो सूखे मेवे होते हैं वो आपके इसका काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। और जितना भी बचा हुआ पार्ट है, जितना भी वो मैदे वाला पार्ट है, वो आपका प्रोटॉन का काम करेगा। इन्होंने एक कंपैरिजन किया था तरबूज से। तो पहला इन्होंने केक पुडिंग से किया, क्रिसमस केक पुडिंग जो होती है उससे कंपैरिजन किया। दूसरा इन्होंने किससे किया, दूसरा इन्होंने जो तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, उससे किया कि वाटरमेलन में जो रेड पार्ट पूरा है वो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक गोला हो जाएगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज वाला पार्ट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना भी काली बीज होती है ना, बीए होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन बोल दिया। अच्छा, उस टाइम तक प्रोटॉन वर्ड तो आया नहीं था, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तो खोज की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज सही की थी, लेकिन क्या ये मॉडल सही था, बिल्कुल नहीं। ये मॉडल यहाँ पे फिर आगे जाके ये फिर फेल हो जाएंगे। इन्होंने बस कुछ पॉइंट सही बोले, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइनली इन्होंने इस मॉडल के बिहाफ पे दो पोस्टुलेट या दो जो कंक्लूज़न निकाला। वो कंक्लूज़न ये था कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। पहला तो इन्होंने कहा कि जो एटम है वो किस गोले का बना है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं, ठीक है। तो एटम इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, एटम इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अभी जो प्रेजेंटली जो मॉडल आखिरी में आया वो सही मॉडल माना गया, तो ये बात इनकी गलत हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपने टाइम में ये कहा था। लेकिन दूसरी बात एकदम सही बोली इन्होंने कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो होते हैं उनकी संख्या समान होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है, जिससे कोई भी एटम
उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इनके दो बातें रही थी, आपको थॉमसन के बारे में याद रखना है। थॉमसन ने जब डिस्कवरी की तो उन्हें पहला ये बताया कि जो एटम होता है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, और दूसरा इन्होंने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, और समान होने की वजह से एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड वाला एकदम सही रहा, जो कि अभी भी ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद ये मॉडल फिर फेल हो जाता है। फेल क्यों हुआ मैंने बताया, पहला वाला एकदम गलत था। दूसरा अब आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को प्रोटॉन की खोज का श्रेय कहा दिया जाता है। कुछ लोग गोल्डस्टीन को भी मानते हैं, लेकिन मोस्टली लोग रदरफोर्ड को ही मानते हैं। जैसे मुझे याद है, मेरे बचपन में एक बार सर ने बहुत, आई थिंक मैं 5th या 6th में होंगी, तो इसकी एक ट्रिक बताई थी, ईट पर नाच, ईट पर नाच। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ए गायब कर देते हैं यहाँ पे। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने। पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। एन फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है याद करने का। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था तो देखते हैं। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो गोल्ड फॉइल पे किया था, सोने की एक पन्नी पे किया था। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया है, क्वेश्चन ऐसे भी, मतलब अगर थ्योरेटिकल पढ़ते हो तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि गोल्ड फॉइल इसलिए लिया गया क्योंकि ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होती है, मतलब इसकी एकदम पतली सी लेयर निकाली जा सकती है। तो देखिए, सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। ठीक है, तो क्योंकि बहुत पतली परत चाहते थे, तो ये जो पन्नी थी वो 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी, मतलब इतना ही, अब सोचो इतनी 1000 परमाणु निकाल लिए गए हों ऐसे लेयर में, तो फिर ये बहुत पतला हो गया ना, इसी वजह से सोने को चूज़ किया गया था। ठीक है, अब इसमें इन्होंने किया क्या, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। तो अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, मतलब इनके ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। कितना चार्ज होता है, 2 होता है। और इनका मास कितना होता है, तो इनका मास 4u होता है। u का फुल फॉर्म क्या होगा, पिछली वाली क्लास 3rd में मैंने बताया था, u का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा पार्टिकल में, क्योंकि अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्यों लिया गया था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में काफ़ी अमाउंट में एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब एनर्जी होगी, बम्बार्डिंग होगा, तो उसके बाद ये अपने कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। अब देखते हैं क्या कंक्लूजन निकाला था इन्होंने, कि यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान, मतलब ये इन्होंने सोचा था कि जो अल्फा पार्टिकल होंगे वो जो गोल्ड फॉइल में जितने भी एटम होंगे, उनसे अगर अंदर कुछ मौजूद है, एटम में कुछ मौजूद है, तो ये विक्षेपित हो जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर आप जा रहे हो, रास्ते में कोई आ गया, तो आप ऐसे तो है नहीं कि टक्कर मार के निकल जाओगे, कोई भारी चीज़ है तो आप साइड से निकल जाओगे ना, अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे मैच्योर हो, तो लड़ाई वड़ाई तो करना नहीं है। तो इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल का भी इन्होंने सोचा था, लेकिन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ज़्यादा, वही चीज़ बताया ना, जैसे कोई सामने से भारी इंसान आ रहा है और उधर पतला इंसान है, तो दो धक्का मार के निकल जाएगा। तो इन्होंने ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होना है, लेकिन अब होता क्या है देखते हैं। ये आपको ये दिख रहा है, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इन्होंने जब ये बम्बार्डिंग की तो देखा कि बहुत स्पेस है एटम में, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सीधे सीधे निकल जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि एटम के अंदर काफ़ी खाली जगह होती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने देखा कि कुछ एक ऐसे हैं जो थोड़ा सा विक्षेपित हो रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि पूरा 180 डिग्री पे ही या 360 डिग्री पे ही वापस हो जा रहे हैं, मतलब एकदम रिवर्स वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने फिर अब एटम की संरचना प्रस्तुत की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि कुछ अल्फा पार्टिकल पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो रहे थे। कुछ तो सीधे सीधे, मैक्सिमम तो सीधे सीधे चले जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि एटम के अंदर स्पेस है। कुछ छोटे एंगल से वापस आ रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो 12,000 कणों में से कोई एक कण ऐसा था जो वापस आ जा रहा था अपनी जगह पे। ठीक है, अब इससे इन्होंने क्या पता लगाया, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे पहला तो कंक्लूजन ये निकला कि एटम के अंदर काफ़ी खाली जगह है, इसी वजह से वो सीधे सीधे चले जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल। दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि मतलब वहाँ पे कुछ पार्ट ऐसा है जो धनावेशित है। और थर्ड जो 180 डिग्री वाला था कि 180 डिग्री पे एकदम वापस अपनी जगह पे आ जा रहा है एटम, तो उससे ये पता लगाते हैं, उससे इन्होंने ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का जो गोल्ड का एटम है उसका पूर्ण धनावेशित भाग, पूरा पॉजिटिव चार्ज या फिर जो मास
मास है वो कहाँ पे है, वो एक जगह पे है, वो जिस जगह से ये जैसे सेंटर में है, तो जिस जगह से ये पूरा वापस आ जा रहा था अल्फा पार्टिकल। सीधी सी बात है, अल्फा पार्टिकल खुद इतना भारी था, अब कोई मोटा इंसान जा रहा है और सामने से अगर वो फिर मोटा इंसान सामने वाले को टक्कर नहीं मार पा रहा है, इसका मतलब बीच वाला पार्ट जो सामने वाला इंसान है वो उससे ज़्यादा भारी होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है कि सेंटर वाला जो पार्ट रहा वो काफ़ी वहाँ पे उसका एटम का मास था। ठीक है, तो इन आंकड़ों के आधार पे ये निष्कर्ष निकाला गया कि नाभिक का मतलब न्यूक्लियस। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का श्रेय, न्यूक्लियस की कोई थ्योरी जो है वो इन्होंने ही दी। न्यूक्लियस की जो त्रिज्या होती है, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो एटम की रेडियस से कितना गुना छोटी है, 10.5 गुना छोटी है। मतलब एटम में भी बहुत छोटा सा पार्ट न्यूक्लियस ने ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल इनकी थ्योरी आते हैं कि अगर पूछा जाए कि रदरफोर्ड की जो परमाणु नाभिकीय थ्योरी, जो न्यूक्लियर मॉडल था, वो क्या था कि इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने फाइनली ये बात बोली कि एटम का जो केंद्र होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से, अभी तक तो सिर्फ समझने वाला था। एटम का जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जिसे नाभिक कहा इन्होंने, जिसे इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा, न्यूक्लियस। अब यह परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, मतलब किसी एटम का सारा मास कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है, लगभग सारा मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इन्होंने दूसरा पॉइंट जो बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर वर्तुलाकार आकार में, मतलब जो राउंड शेप में, स्पाइरल शेप में ऐसे घूमता रहता है। और थर्ड इन्होंने कहा कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम है। मतलब वही न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। कितना छोटा है, मैंने अभी ये भी बताया कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होती है वो एटम के रेडियस से कितने गुना छोटी है, 10.5 गुना छोटी है। ठीक है, अब इनसे भी एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई, इन्होंने ये बात कह दी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार आकार में, मतलब स्पाइरल शेप में घूमता रहता है। लेकिन ये बात हो जाती है गलत। क्यों, अगर कोई भी चीज़ वर्तुलाकार में घूमेगी, चक्कर लगाएगी, तो सीधी सी बात है वो क्या होगी, एक्सीलरेट करेगी। एक्सीलरेट का मतलब होता है त्वरण करेगी। अब त्वरण करेगी तो एनर्जी लॉस करेगी। अब आप सोचो कि कोई चीज़ ऐसे घूम रही है और वो एनर्जी लॉस कर रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एनर्जी लॉस करते 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 कहाँ चली जाएगी, न्यूक्लियस में ही गिर जाएगी। और जब न्यूक्लियस में गिर जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा था अभी तक, वो न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा, तो क्या एटम का मॉडल स्थिर रहेगा, एटम स्थायी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इनकी ये थ्योरी फेल हो जाती है। लेकिन पूरी तरीके से फेल नहीं होती है, केवल सेकेंड पार्ट ही फेल होता है, बाकी के जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट था बिल्कुल इन्होंने सही कहा था। क्योंकि ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है कि जो टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की, तो ये मैंने आपको बताया 1897 में की थी। एक ये याद रखना है डेटा आपको। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो इनको टॉमसन को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, फिजिक्स में दिया गया था। कब दिया गया था, 1906 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1906 में नोबेल प्राइज़ दिया गया टॉमसन को। अब आ जाते हैं इनके बारे में, रदरफोर्ड को भी मिला था। तो रदरफोर्ड को जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसका फादर बोला जाता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड को कहा जाता है। रदरफोर्ड के जो इस एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियस वाला एक्सपेरिमेंट था, इससे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। फिर इनको बाद में 1908 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, 1908 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अच्छा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली ये नहीं बनेगा कि प्रोटॉन की खोज कब की थी, क्योंकि ये जो डेटा है थोड़ा सा वो है, मतलब क्लियर नहीं है। सब लोग अपना अपना बताते हैं। कुछ लोग 1919 कहते हैं कि इन्होंने प्रोटॉन की खोज 1919 में की, कुछ लोग 1918 भी मानते हैं, कुछ लोग 1922 भी मानते हैं। तो जब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो जनरली वो एग्जाम में नहीं दिया जाता। इलेक्ट्रॉन वाला बन सकता है और ये वाला बन सकता है कि नोबेल प्राइज़ कब मिला था इनको। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने जान लिया प्रोटॉन तक। अब आ जाते हैं बोर के मॉडल, क्योंकि अब इनका ये तो हो गया कि भैया इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं घूमते हैं, तो कैसे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब बोर मॉडल देंगे। रदरफोर्ड की जितनी भी कमियां हैं उनको किसने दूर किया, नील बोर ने। तो नील बोर ने क्या किसके बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में एक फिक्स ऑर्बिट में एक चक्कर लगाते हैं। मतलब वर्तुलाकार घूमेंगे तो सीधी सी बात है वो एक्सीलरेट करेंगे, लेकिन अगर फिक्स ऑर्बिट है तो वो अपने ऑर्बिट से निकल के नहीं जाएंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, जो विविक्त ऑर्बिट बोलते हैं या विविक्त कक्षा बोलते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, इनकी विविक्त कक्षा कहते हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने बोला जो कि रदरफोर्ड की कमी थी उसको इन्होंने सुधारा। अब दूसरा आता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो एनर्जी जो रेडिएशन के रूप में नहीं निकालते हैं, एनर्जी का जो रेडिएशन है रेडिएट नहीं करते हैं। तो ये बात भी इन्होंने क्लियर कर दी कि अगर वो उस ऑर्बिट में घूमेंगे भी तो अपनी एनर्जी नहीं रेडिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नील बोर के बारे में हो जाता है। नील बोर से संबंधित कुछ पॉइंट याद रखना है कि नील बोर को कब मिला था नोबेल प्राइज़। तो नील बोर को उनकी जो परमाणु संरचना है उसके योगदान के लिए 1922 में नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, इनकी 3 पुस्तकों के नाम, क्योंकि जैसे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि ऐसे ही कुछ पूछ लेते हैं कोई भी बुक रैंडम उठा करके। तो यहाँ पे बोर की जो 3 फेमस बुक रही थी, एक रही थी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटमिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो स्पेक्ट्रा और एटमिक कॉन्स्टिट्यूशन किसकी है, बोर की है। एटमिक थ्योरी भी बोर की है। एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, एक नेचर वाली हो गई, एक एटमिक थ्योरी हो गई, एक एटमिक कॉन्स्टिट्यूशन वाली हो गई। ये 3 बुक्स किसकी हैं, प्रोफेसर बोर की हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेल होते हैं, ये हर एक सेल जो होता है वो अलग अलग एनर्जी लेवल का होता है। जैसे कि कितने सेल हैं 10th में इतना डिटेल नहीं है, तो बीच में देखिए नाभिक है, मतलब न्यूक्लियस है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हम जानेंगे कैसे फिल किया जाता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको ऐसे नेमिंग से दिखाया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। परमाणु उदासीन है, इस तत्व को टॉमसन के मॉडल द्वारा बताइए। तो टॉमसन ने क्या कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन वर्ड नहीं बोला था उन्होंने, धनावेशित कण बोला था कि धनावेशित कण और जो ऋणावेशित कण है, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की संख्या सेम होती है, उनके चार्जेस की संख्या सेम होती है, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल रहता है। दूसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अवपरमाणु कण विद्यमान होता है। तो अब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी कि न्यूक्लियस में कौन होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो चित्र तो आप देख ही चुके हो। क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन यानी कि अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग है के प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा। तो सीधी सी बात है, अगर उसकी एकदम थिन लेयर निकाली जा सकती है तो ये संभव हो पाएगा। नहीं उतना उनसे क्योंकि जो दूसरी धातुएं होती हैं उनमें उतनी पतली लेयर नहीं निकाली जा सकती, इसीलिए ये उतना प्रैक्टिकल नहीं रहेगा जितना अच्छा एक्सपेरिमेंट सोने के साथ हो पाया। ठीक है, आप आ जाते हैं न्यूट्रॉन। तो लास्ट हमारा ये जो ऐसा सब एटमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन की खोज कब की गई, 1932 में की गई। किसने की, जे चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। अब न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने कहा कि ये अनावेशित होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन भी कितना चार्ज था, प्लस का 1 था। इलेक्ट्रॉन पे कितना था, माइनस का 1 था। लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें 5 लग जाता है, उसमें 3 रहता है। ठीक है, तो लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। अब इन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन दिया। हाइड्रोजन को छोड़ के ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। अब हाइड्रोजन में क्यों नहीं होता उसको मैं अभी इसी चैप्टर में बताऊँगी, आइसोटोप्स जब बताऊँगी तब बताऊँगी। इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। और यहाँ तक आते आते ये बात क्लियर हो गई कि जो परमाणु का मास होता है, एटम का जो मास होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में कौन बैठा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बैठे होते हैं। इन्हीं को ही साथ में इनको साथ में क्या बोलते हैं, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना था। न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। ये परमाणु के 3 अवपरमाणु कण कौन से, मतलब सब एटमिक पार्टिकल कौन से हैं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है कि हीलियम का जो मास है, हीलियम का मास 4u दे रखा है। तो अभी मैंने बताया मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। कितना दे रखा है, 4u दे रखा है। अब इसमें अगर 2 प्रोटॉन है, किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन की संख्या 2 है तो इसका तब न्यूट्रॉन भी तो 2 ही होंगे, तभी तो मिलकर के ये 4 बनेगा। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी थी इन्होंने, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर एंड बरी मॉडल क्या है। तो बोर एंड बरी ने बताया कि किस क्रम में हम किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। तो ये नियम किसने दिया था, बोर एंड बरी ने दिया था। मुझे अच्छे से याद है कि ये जनरली SSC CGL में, रेलवेज में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि
किस सूत्र के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको विभिन्न ऑर्बिट में भरा जाता है। तो सूत्र क्या है, 2n² है। क्या है, 2n²। n का मतलब, अगर n का मतलब पहली कक्षा यानी कि पहला सेल, तो अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि पहले सेल में, k सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। इसी तरह l सेल में कितने हो सकते हैं, 8। m सेल में कितने हो सकते हैं, 18। और n सेल में कितने हो सकते हैं, 32। तो 2, 8, 18, 32 इस क्रम में इनको भरा जाता है। तो ये किसका मॉडल था, बोर एंड बरी मॉडल था। ठीक है, बोर एंड बरी ने ये नियम दिया था। अब यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी में टोटल 18 नंबर तक जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको इन्होंने फिल करके दिखाया। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो पहले सेल में 1 ही भरा जाएगा, हीलियम का 2 होता है तो पहले सेल में 2 हो गया, लिथियम का 3 होता है तो 3 का मतलब के सेल में 2 हो गया, 2,1। ठीक है, 2,1। इसी तरह बेरिलियम का 2,2। ठीक, ये क्रम होता है इनको भरने का। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने पहला तो रूल दिया बोर एंड बरी ने कि 2n²। ठीक है, कि किस क्रम में भरा जाता है, कौन से सूत्र से भरा जाता है, 2n² से भरा जाता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को। अब दूसरा नियम ये बताया इन्होंने कि सबसे बाहरी कोश में, सबसे आउटर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन बनेगा कि आउटर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। इसी को ही ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। अच्छा, 18 है या 32 है, तो ये 8 जो होता है ना, ये लोवेस्ट लेवल में होता है, एनर्जी लेवल होते हैं। और जब हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा तो 18 भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको 8 याद रखना है। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेता है जब तक कि भीतर वाली कक्षा पूरी तरीके से ना भर गई हो। मतलब के सेल है, एल सेल है, तो अगर मुझे 6 भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले वाले में हमको 2 भरना है, क्योंकि 2 से ऊपर ये हो ही नहीं सकता। तो अगले वाले में कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो जब तक कि अंदर वाले सेल फिल नहीं होंगे तब तक कि बाहर वाले सेल को आप फिल नहीं कर सकते हो। ये नियम कह रहा है ये बोर एंड बरी का। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ कार्बन का, सोडियम का। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए इसके लिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 से क्या निकल के आएगा, 2 और 4। पहले में 2 हो गया, अगले में 4 हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 से निकल के आएगा 2, 8 और 1, क्योंकि पहले में 2 हो सकते हैं, दूसरे में 8 हो सकते हैं, और बचा कितना, 1 बचा, तो आखिरी वाले सेल में 1 हो जाएगा। अगर किसी परमाणु का, किसी एटम का K और L पूरा भरा हुआ है, तो K और L भरा है, मतलब K में कितने होते हैं, 2 होते हैं, L कितना है, 8, पूरा भरा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इन्हीं को जोड़ देते हैं, 8, 2, 10 होगी। ठीक है, किसका होता है, ये नियॉन का होता है। ठीक है, संयोजकता क्या होती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, इसको बोलेंगे। संयोजकता का मतलब होता है वैलेंसी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर कर दूंगी कि वैलेंसी क्या होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आप जान चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, वही जो मैं 2, 8, 8, 18 ऐसे करके बोल रही हूँ ना, उनको। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने नाइट्रोजन लिया, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अब इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन का 7 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना बनेगा, 2 और 5, 5, 2, 7 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहर एकदम बाहरी क्लास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो अगर पूछा जाए नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। लेकिन वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब है कि इनको अपना घर भरने के लिए कितने की ज़रूरत है, मतलब या तो ये देंगे या तो ये लेंगे। आयंस वाले मैंने बताया था, तो 5 है, इनको कितना बनाना है, 8 बनाना है। तो या तो एक तरीका ये करें कि 5 डोनेट कर दें, या तो ये 5 दे दें, या तो ये 3 ले लें। अब क्या ईजी होगा इनके लिए, ऑब्वियसली 3 लेना इजी होगा, 5 देना सीधी सी बात है। कोई 1 देगा, 2 देगा, 5 उठा के थोड़ी ना दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये 3 ले लेगा। अब ये 3 ले लेता है, इसका तो इसकी वैलेंसी कैसी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब जैसे एक बार सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम का कितना होता है, 11 है एटॉमिक नंबर। 11 को तोड़ेंगे तो 2, 8, 1 हो गया। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर वाले सेल पूरी तरीके से फिल है, इसको ये फिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, 2, 8, 8 बनाने के लिए 7 और चाहिए। अब 7 तो किसी से मांगने से मिलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना 1 डोनेट कर देगा। इसका मतलब जो देता या लेता है, ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सके, मतलब अपने घर को कंप्लीटली फिल कर सके, कुछ भी आधा अधूरा ना रहे, उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी।
ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, जैसे सोडियम वाले केस में हमने देखा 2 8 1 है, तो इसके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि यही एक ये दे देगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो मतलब ये होता है कि बाहरी क्लास में कितने हैं। इसी तरह एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 2 8 3, तो ये क्या करेगा 3 दे देगा, ठीक है। जो देते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 है। लेकिन जनरली जो नॉन मेटल होते हैं उनमें अलग अलग होती है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का भी देख लेते हैं। 2 8 7 हो गया, तो 7 का मतलब क्या हुआ कि 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या करेगा 7 देगा तो है नहीं, क्या करेगा 1 ले लेगा, तो 1 इसकी वैलेंसी हो गई। आई होप आपको क्लियर होगा, मैंने कई सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं और वरना यहाँ पे मेंशन भी है। अब यहाँ पे कुछ आपको कुछ एक ऐसे भी दिख रहे होंगे जिनकी वैलेंसी 0 होती है। अब इनकी वैलेंसी 0 है, इसका मतलब ये पहले से इनका घर कंप्लीट है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो एलिमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। जैसे हीलियम हो गया, तो हीलियम का 2 है तो 2 बन गया। नियॉन हो गया, नियॉन का कितना होता है, नियॉन का 10 होता है, तो 10 का मतलब है 2 और 8, घर भरा हुआ है, क्या करेंगे ना लेना है ना देना है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को ही हम जो 2 8 8 18 32 ये जो कंप्लीट सेल होते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, इन्हीं को हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इन एलिमेंट्स को बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं, अच्छा कुछ एक ऐसे इसे फॉस्फोरस का केस एक स्पेशल याद रखिएगा, क्योंकि कोटा फैक्ट्री अगर आपने देखी है तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का केस ऐसा है कि ये 3 भी होती है 5 भी होती है, क्योंकि 15 है तो 15 का मतलब 2 8 5 बना, तो कभी कभी ये 3 ले भी लेता है और कभी कभी ये 5 दे भी देता है। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस एक स्पेशल केस में काउंट कर सकते हो। बस अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं ऑलमोस्ट। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिक नंबर जितने भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जो होती है उन्हीं को ही हम, नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बात चाहे प्रोटॉन बोलो चाहे आप इलेक्ट्रॉन बोलो, बात एक ही हुई कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कार्बन का देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है। ठीक है, ये और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब मास क्या होता है, तो मास जैसे कि मैंने बताया, रदरफोर्ड ने क्या किया था, मैंने क्यों बताया, रदरफोर्ड ने बताया है रदरफोर्ड ने कहा था कि मास सारा कहाँ होता है, मास सारा सेंटर में होता है, और मास कौन लेकर के बैठा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेकर के बैठे होते हैं। तो सीधी सी बात है, मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मास इज इक्वल टू जेड प्लस न्यूट्रॉन। जेड का मतलब परमाणु संख्या, जिसको मतलब एटॉमिक नंबर, जिसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। जेड का मतलब ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, अब यहाँ से हो गया द्रव्यमान वाला। अब कैसे हम डिनोट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं और नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। जैसे कि अगर हमको क्लोरीन का लिखना है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मास नंबर कितना होता है, 35.5 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो एटॉमिक नंबर 17 का मतलब इसके पास प्रोटॉन की संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 17 है, और मास का मतलब ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होता है। जैसे यहाँ पे देखें कि अगर हम ले लेते हैं सोडियम का, मान लीजिए, तो सोडियम का कितना है, सोडियम का होता है मास 23 और एटॉमिक नंबर है 11। तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो अगर हम यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं ना, मास हमको दे रखा है 23, मास किससे मिलके बना होता है, प्रोटॉन से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन की संख्या भी पता है 11 है, तो न्यूट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से जाएगा घट के, कितनी निकल के आएगी, 12 निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं मेन जो टॉपिक है, आइसोटोप्स। ये आइसोटोप से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स जब किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, मतलब कि कोई एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनके मास अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। ठीक है, यहाँ से मुझे अच्छे से याद है कि 1-2 बार क्वेश्चन मेरे में आया है शायद, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या और डिटेल में उन्होंने पूछ लिया था कि न्यूट्रॉन की संख्या किस में 0 होगी। तो देखिए हम लोग निकाल लेते हैं। प्रोटियम में कितना है, प्रोटियम में 1 और 1 का मतलब एक एटॉमिक नंबर है और एक मास नंबर है। अब मास 1 है,
इसका मतलब मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो मास एक है, प्रोटॉन भी एक है, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर भी एक है, तो न्यूट्रॉन क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो 0 निकल के आएगा। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ड्यूटेरियम को डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 रहेगी और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 रहेगी। अगला आ जाता है ट्राइटियम। तो ट्राइटियम में मास 3 होता है, तो मास 3 है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। 3 बराबर 1 प्लस न्यूट्रॉन, या 1 का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ घटेगा तो मतलब न्यूट्रॉन की संख्या ट्राइटियम में कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1-1 ही रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 1-1 ही रहती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या पहले वाले में 0 है, अगले वाले में 1 है, और ट्राइटियम वाले में 2 है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाता है आपका क्लियर। अब आ जाता है कार्बन का, देख लेते हैं कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं। तो कार्बन का एक C12 वाला होता है, एक C14 वाला होता है। C12 मतलब मास अलग होना चाहिए। आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होता है, मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो यहाँ पे ये 12 वाला है और 14 वाला, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि C14 कार्बन का जो 14 वाला आइसोटोप्स है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, एज अ कार्बन डेटिंग, एज निकालने के लिए, कि कोई भी जो चीज़ है वो कितनी पुरानी है, एजिंग प्रोसेस को काउंट करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग का यूज़ किया जाता है। अब इसी तरह क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, एक 35 वाला है और एक 37 वाला है। न्यूट्रॉन की संख्या आप कमेंट करके बताइएगा कि क्लोरीन में दोनों में कितना कितना न्यूट्रॉन रहेगा। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि क्लोरीन का हम लोग जनरली मास कितना लेते हैं, 35.5 लेते हैं। अब आइसोटोप्स तो 2 हैं हमारे पास, एक 35 वाला है, एक 37 वाला है। तो कैसे हम ओवरऑल 35.5 लेते हैं, तो हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का तरीका नॉर्मल हमारा वाला मैथ्स वाला नहीं होता है, ये तरीका होता है कि कैसे नेचर में ये पाया जा रहा है, जो मास है वो किस अमाउंट में पाया जा रहा है। जैसे कि जो 35 वाला क्लोरीन है वो 75% पाया जाता है, और जबकि 37 वाला जो क्लोरीन है वो 25% पाया जाता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे 35 का 75% प्लस 37 का 25%, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो मास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 35.5% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है क्लियर। अब ये जो पॉइंट है, 3 पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आइसोटोप्स जो होते हैं, कुछ आइसोटोप्स का यूज़ कहीं कहीं किया जाता है। कहाँ किया जाता है जानते हैं, यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। यूरेनियम का जो आइसोटोप है इसका यूज़ किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर में फ्यूल के रूप में, परमाणु भट्टी में फ्यूल के रूप में किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट के आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि कोबाल्ट के आइसोटोप्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। घेंगा जो रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है, उसमें आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। तो आयोडीन के आइसोटोप का यूज़ ग्वाइटर में किया जाता है, कोबाल्ट के आइसोटोप्स का यूज़ कैंसर में किया जाता है, और यूरेनियम के आइसोटोप्स का यूज़ परमाणु भट्टी में किया जाता है। अब ये लास्ट एकदम है समभारिक। समभारिक का मतलब होता है आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, अच्छा क्या ही हो रहा है, क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। ठीक है, तो आइसोबार्स क्या होते हैं, जस्ट आइसोटोप्स का अपोजिट। आइसोटोप्स में क्या होता था कि एटॉमिक नंबर सेम, यानी कि जो नीचे वाला है वो सेम, लेकिन मास डिफरेंट। यहाँ क्या होता है, यहाँ मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर बदला इसका मतलब एलिमेंट बदल गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर बदला इसका मतलब एलिमेंट बदल गया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम का कितना होता है, तो कैल्शियम Ca, तो कैल्शियम का हमने लिखा परमाणु संख्या 20, और दूसरा क्या है आर्गन। आर्गन का कितना लिखा 18, लेकिन इनका मास सेम है, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। अब सीधी सी बात है, मास सेम है, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या, न्यूक्लियॉन्स का मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला करके जो मास होता है उनकी संख्या समान रहेगी। और क्या चीज़ डिफरेंट रहेगा फिर, तो क्या डिफरेंट रहेगा यहाँ पे, जो आपका प्रोटॉन की संख्या है वो डिफरेंट रहेगी। तो आइसोबार में क्या सेम रहता है, जो मास नंबर है वो सेम रहता है, यानी कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या समान रहती है। न्यूक्लियॉन्स में सिर्फ न्यूक्लियस नहीं आएगा या फिर न्यूट्रॉन नहीं आएगा, न्यूक्लियॉन्स में दोनों आ जाते हैं, प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन, और दोनों ही मिलकर के क्या बोले जाते हैं, मास बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ताकि क्वेश्चन घुमा के भी दे तो आपको क्लियर रहे। जैसे अगर हम यहाँ पे कैल्शियम का निकालें, कैल्शियम में न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो कैल्शियम का मास था 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर था 20 और न्यूट्रॉन नहीं पता, तो ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन, 20 आ जाएगा। उसी तरह आर्गन का निकालते हैं, तो आर्गन का कितना था एटॉमिक नंबर, आर्गन का मास नंबर था 40, एटॉमिक नंबर था 18, मतलब प्रोटॉन की संख्या 18 हो गई, और न्यूट्रॉन हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये जाएगा इधर घट जाएगा और आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इन क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि 2 परमाणु स्पीसीज़ हैं जो एक्स और वाई, एक्स प्रोटॉन की संख्या है 6 और 6। ठीक है, अच्छा, एक्स में प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, और वाई में प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। अब इन्होंने कहा मास बताओ, तो मास हमको पता है कि एक्स का कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मतलब एक्स का मास कितना हो गया, 12 हो गया, जबकि वाई का मास कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों स्पीसीज़ में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यही है कि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में आइसोटोप्स होंगे। क्या होंगे, आइसोटोप्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। और किसके आइसोटोप्स हैं, 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का, तो कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि जेड 3 है तो संयोजकता बताओ, मतलब वैलेंसी बताओ। जेड 3 है, इसका मतलब इसको तोड़ लेते हैं, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 और 1 हो गया। अब 1 है तो ये क्या करेगा, इसको 8 बनाने के लिए 7 तो लेगा नहीं, तो क्या करेगा, 1 दे देगा। तो यही जो देता या लेता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसी को हम कहते हैं उसकी वैलेंसी। ठीक है, तत्व का नाम बताइए, तो तत्व का नाम लिथियम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगेगी तो कमेंट भी कर दिया करें, इससे थोड़ी रीच बढ़ जाती है वीडियोस की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, उनको अच्छे से रिवाइज करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे।